आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2025 का है, 822 सीबी सीरीज का। ठीक है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका एचसीएफ, दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी आपको गिवन है कितना, 5, एंड एलसीएम गिवन है इन्हीं संख्याओं का, एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू 200। ठीक है, आपको बताना है ए क्रॉस बी की वैल्यू, दैट मीन्स आपको बताना है ए और बी का गुणनफल। क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो देखिए, आपके पास एक फार्मूला होता है, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका मासा और उनका लासा, दैट मीन्स मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला का हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, एचसीएफ ऑफ, क्योंकि लगा देंगे एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, दैट मीन्स जो दो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं संख्याओं का मासा और उन्हीं ही संख्याओं का लासा, इन दोनों का गुणनफल आपका बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल। संख्याओं दैट मीन्स ए एक संख्या है, बी आपकी दूसरी संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। देखिए ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है और आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया है। ए और बी की अलग अलग वैल्यू नहीं पूछा गया, आपको ए और बी का गुणनफल पूछा गया, दैट मीन्स ए क्रॉस बी पूछा गया। तो एचसीएफ आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे 5 और यहाँ पर 200। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए गुणे बी का गुणनफल आपका आ जाएगा, दैट मीन्स ए बी बराबर क्या होगा, 200 इंटू 5, 1000। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं जैसे 205, बी ऑप्शन है 1000, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 195। तो आपका 1000 वाला ऑप्शन आप उस पर, हमारा सीट रहेगा तो उस पर आप फिल कर देंगे, अदरवाइज टिक कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है संख्या 4√3 है, संख्या 4√3 है, ये पूछा गया। दैट मीन्स क्या है, ऑप्शन आपको दिया गया है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है परमेय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपरमेय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बताना है कि 4√3 कैसी संख्या है, तो कैसे बताएंगे, आपको पता होना चाहिए जो, अब देखिए ये 4√3, पहले आप देख लीजिए 4√3, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 4 एंड √3 का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो √3 एक कैसी संख्या होती है, अपरमेय। जितनी भी संख्याएं अगर करने से मुक्त नहीं हो पा रही हैं तो वो समझिए कैसी संख्या है, अपरमेय। और इधर जो 4 राइट है ये कैसी संख्या है, वास्तव में तो है तो इंटीजर, लेकिन सभी इंटीजर क्या होती हैं, परमेय संख्या। कहने मतलब आप देखेंगे इसमें एक संख्या परमेय है और दूसरी कौन सी है, अपरमेय, और इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल एक केस को छोड़कर बाकी सभी केसों में क्या आता है, अपरमेय। क्या आएगा, अपरमेय। एक केस में परमेय होगा जब ये जो परमेय संख्या जो इंटीजर है, अगर आपका यहां पर 0 हो, ये वाला परमेय की वैल्यू क्या हो, क्योंकि 0 भी क्या होती है, परमेय संख्या। तो 0 से अगर ये मल्टीप्लाई होता, 0 इंटू √3, तब ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आता परमेय, क्योंकि 0 आता, 0 इंटू √3 कितना आता है, 0, और 0 कैसी संख्या है, आपने पढ़ा है परमेय, क्योंकि इसको भी P/Q के रूप में लिखते हैं। P आपका 0 रहता है, लेकिन Q नहीं 0 होना चाहिए, जो कि डेफिनेशन भी कहती है। ठीक है, तो इस केस में केवल परमेय इंटू अपरमेय, यहां पर देखिए परमेय गुणे अपरमेय, अपरमेय, इसका रिजल्ट क्या आया है, परमेय। तो केवल इस वाले केस में, 0 वाले केस में, दैट मीन्स अगर 0 एक परमेय संख्या होगी, उसका अपरमेय संख्या से गुणा होगा, तो वो रिजल्ट केवल परमेय आएगा, बाकी सभी केसेस में कैसे संख्या आएगी, अपरमेय। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। यदि 20,25 का एलसीएम 100 है, 20,25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए अभी आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। पहले वाले में दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था,
क्योंकि एचसीएफ दिया था केवल और एलसीएम दिया था। यहाँ पर आपको तीन चीजें दी गई हैं। एक तो दोनों संख्याएं दी गई हैं, जैसे 20 25 का एलसीएम, दैट मीन्स ए बराबर दिया है आपको 20, पहली संख्या ए बराबर 20, दूसरी संख्या बी बराबर कितना है 25, और साथ में आपको दिया है इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, दैट मीन्स ए कॉमा बी आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ए की वैल्यू कितनी 20 और बी की वैल्यू कितनी है 25, और इसका भी मान आपको दिया गया है कितना 100। तो आपको पूछा गया है एचसीएफ, एचसीएफ किसका, इन्हीं संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं दैट मीन्स 20 और 25 का एचसीएफ आपको बताना है। तो आप देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो आप डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप समझ गए हैं, तो इसको डायरेक्ट राइट करते हैं, एचसीएफ ऑफ, क्योंकि एचसीएफ ऑफ 20 कॉमा 25 और गुणा एलसीएम ऑफ 20 कॉमा 25, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, ए गुणे बी, दैट मीन्स ए 20, दूसरी संख्या कितनी है बी 25, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए जिसकी जिसकी दी है। एचसीएफ तो आपको ज्ञात करना है, तो इसको आपको पता ही करना है, तो एचसीएफ 20 कॉमा 25 बराबर गुणे एलसीएम, एलसीएम 20 कॉमा 25 का कितना है 100 बराबर कितना है 20 गुणे 25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, एचसीएफ 20 कॉमा 25 बराबर 20 गुणे 25, भाग लगा देंगे 100 से, 20 25 100 5, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है आपका 4 दिया गया है, 10 दिया गया है, 20 दिया गया है, और डी ऑप्शन आपका 5 है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका थर्ड था, फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 1/10, ये आपको गिवन है, तो आपको फाइंड करना है x इक्वल टू, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें ऑप्शन भी दिया है +-1, बी ऑप्शन दिया है +-2, सी ऑप्शन दिया है +-3, डी ऑप्शन दिया है +-4। अब देखिए इक्वेशन जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू, देखिए अभी तो पहले इसको राइट करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 1/10, आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वही नंबर आ जाएगा, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6 ही रह जाएगा, और 10 का भी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा 10। अब इसको आप देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मींस आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा वैल्यू हैं उनको आप अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर 10 प्लस 6 इधर है तो प्लस ट्रांसफर होके इस साइड होके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मींस एक्स इक्वल टू, देखिए स्क्वायर है अदर साइड जाएगा, जैसे प्लस अदर साइड गया था माइनस, वैसे स्क्वायर अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्ग है तो वर्गमूल, वर्गमूल है तो अदर साइड जाएगा तो वर्ग हो जाता है, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल लगाने से पहले वर्गमूल 2 रिजल्ट देगा, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन बी +-2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये इक्वेशन देखिए आप यहाँ पर कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों, क्योंकि इस समीकरण में आप देखोगे तो चर की सबसे अधिकतम घात कितनी मिल रही है 2 मिलेगी। 2 मिलने का रीजन है कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जितनी घात की समीकरण होती है उतने ही उसके हल मिलते हैं, जैसे यहाँ पर द्विघात था तो इसके x के कितने मान आए हैं 2, एक +2 और दूसरा -2, तो फिलहाल आपका +-2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर -8x + c के मूल बराबर हैं, ठीक है, के मूल बराबर हैं, तो आपको c का मान ज्ञात करना है। देखिए एक समीकरण गिवन है, समीकरण क्या है, ये आपका 5th क्वेश्चन, 2x स्क्वायर -8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल मतलब ये द्विघात समीकरण, ये भी है द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, तो वही हल, या चाहे उसी को रूट बोलेंगे या मूल बोलेंगे, या इसी को द्विघात बहुपद रहता है तो उसके शून्यक भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो मूल बराबर है,
मूल क्या दिया गया है, बराबर। तो C का मान ज्ञात करना, C इक्वल टू क्या। अब देखिए मूल बराबर है तो आपने पढ़ा होगा एक द्विघात समीकरण में एक टर्म आता है कैपिटल डी, विविक्तर की, कैपिटल डी आपका इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए कुछ और नहीं होता है, जब आप श्रेणीधाराचार का सूत्र लगाते हैं जो कि क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होती है 2a। तो आप देखोगे जो स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही आपका डी होता है। तो चाहो तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी राइट कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए इसी डी के बेस पे इसके जो द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी निकल के आती है। इसमें तीन केस बनते हैं, इफ डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। देखिए डी है तो डी या तो बराबर होगा 0 से, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा। इस केस में अब आप खुद ही देखिए अगर डी 0 के बराबर होगा तो जो द्विघात समीकरण को श्रेणीधाराचार से हल करके दो मूल निकलते थे वो मूल कैसे निकलते थे, एक बार कैसे होता था प्लस लेते थे माइनस बी प्लस इस अंडर रूट डी को लेते थे, जो वैल्यू आती थी उसको प्लस करते थे तो एक अलग मूल होता था, माइनस करते थे तो क्या होता था, एक अलग मूल होता था। लेकिन आप जरा देखिए अगर डी 0 हो जाता है तो डी 0 हो जाएगा, दैट मींस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 0, तो माइनस बी प्लस 0 करेंगे तब भी वही बात, माइनस बी माइनस 0 करेंगे तब भी, दैट मींस दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। तो इस केस में कैसे मूल आते हैं, वास्तविक और समान। तो वहां पर आपको दिया है प्रश्न में मूल बराबर है, दैट मींस वास्तविक और समान, समान मतलब वही बराबर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, दैट मींस अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा होगा दैट मींस ये कैसे नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट निकलेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि 0 के अलावा कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अब 0 के अलावा जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसको माइनस बी के साथ ऐड करेंगे तो एक अलग रिजल्ट आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक अलग रिजल्ट आएगा। दैट मींस इस केस में क्या होता है, वास्तविक और अलग अलग या असमान मूल, वास्तविक और असमान मतलब दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, दैट मींस एक मूल कुछ होगा 3 तो दूसरा हो सकता है 5 हो। इस वाले केस में अगर पहला मूल 3 है तो दूसरा भी 3 आ गया, पहला अगर -3 है तो दूसरा भी -3 होगा, ठीक है। अब देखिए डी लेस देन 0 में इसमें भी क्या होता है, जब स्क्वायर रूट करता है डी लेस देन 0 दैट मींस ये कैसा नंबर होगा, निगेटिव नंबर, और निगेटिव नंबर जो भी होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना एक रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो उसका स्क्वायर रूट निकलता है लेकिन वो आई के फॉर्मेट में आभासी संख्या होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1 होता है। इस फॉर्म में कुछ इसका वैल्यू आता है आई के फॉर्म में। तो आई के फॉर्म में जो नंबर राइट होते हैं वो एक तरीके से समृद्ध संख्या होती है, इसको आप आभासी समझ सकते हैं क्योंकि ये आभासी पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा वास्तविक से, ठीक है। तो कहने मतलब यहां पर भी खैर कुछ ना कुछ मान आएगा जो कि ऋणात्मक टाइप का रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, उसको अगर प्लस करेंगे तो एक अलग रिजल्ट, माइनस करेंगे तो एक अलग रिजल्ट। तो इसमें भी क्या होगा, वास्तविक मान तो नहीं आएगा, कैसा मान होगा, आभासी और असमान, अलग अलग आएंगे लेकिन रियल वैल्यू नहीं होगी, असमान, ठीक है। तो फिलहाल ये तीनों बातें आप जानते रहिए, प्रश्न में कहीं ना कहीं ये आता रहेगा। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन पे देखते हैं, तो हमारा ये वाली बात दी गई है क्योंकि आपको दिया गया है मूल बराबर है, कैसा मूल है, बराबर, तो हम यही वाला अब बात अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू 0। तो देखिए d इक्वल टू 0 तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b और a और c इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसका फाइंड करने का मैनर क्या होता है, इस जो समीकरण को दिया गया है इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो आपको क्या मिल जाता है, a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है यहां माइनस है तो इसको आप प्लस इस -8 को ऐसे राइट कर सकते हैं। तो प्लस प्लस की जगह पे हो गया, b के प्लेस पे क्या आ रहा है -8 और c के प्लेस पे c ही आ रहा क्योंकि यही c आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, कैसे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि मूल क्या है, बराबर बराबर है इसलिए d इक्वल टू क्या होगा 0। अभी आपको बताया था d इक्वल टू 0 में ही मूल बराबर आता है, तो d बराबर 0 हो गया, तो d बराबर 0 और d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी है -8 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2
इंटू सी इक्वल टू 0। -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8c इक्वल टू 0। तो -8c इक्वल टू कितना 64 इधर आएगा तो -64, तो c इक्वल टू -64 डिवाइड बाई माइनस का 8, तो माइनस से माइनस हट जाएगा 8, कितना आएगा रिजल्ट c इक्वल टू 8। तो आपका ऑप्शन c इक्वल टू 8 करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसमें डी ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 4, 6 और 8। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, यदि बहुपद एक बहुपद दिया है, बहुपद का क्या मान है, बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक आपका 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a इक्वल टू क्या। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, आपका बहुपद का एक शून्यक, देखिए बहुपद, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे 2, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। देखिए बहुपद है, ये इसको समीकरण बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल से राइट है, ये द्विघात में है लेकिन ये क्या है द्विघात समीकरण है। ये आपका समीकरण ना होके, क्योंकि यहाँ पर इक्वल जैसा कोई समीकरण मतलब होता है कि समीकरण लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समीकरण एक बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं, तो इसको आप क्या बोलेंगे सिंपली द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के जैसे यहाँ पर 2 हल निकलते थे समीकरण के, तो ऐसे यहाँ 2 शून्यक मिलते हैं किसके द्विघात बहुपद के, और जिसमें से एक शून्यक आपको 2 गिवन है, ठीक है। दूसरा शून्यक बताना, तो देखिए जितने भी शून्यक होते हैं वो बहुपद को क्या करते हैं शून्य कर देते हैं। अगर उस बहुपद में उस मान को रखा जाए, शून्य का मान बहुपद में रखा जाए तो बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। तो ठीक है, इसी बात को हम करते हैं। देखिए इस बहुपद को पहले तो हम लेट कर लेंगे, माना बहुपद fx, इसको fx नाम दे देते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। अब इसी बहुपद में हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे शून्यक 2 की वैल्यू, ठीक है। तो आप लिख देंगे s इक्वल टू 2 रखने पर क्या होगा, अगर ये इसका शून्यक है 2 रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा fx बराबर 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये इसका शून्यक है, ठीक है, क्योंकि x बराबर 2 या तो लिख सकते हैं शून्यक है, इसलिए इसको रखने पर ये बहुपद को क्या कर देगा शून्य के बराबर कर देगा। तो आप रख दीजिए f x के प्लेस पे क्या रखो 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a। अब ये बराबर किसके हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 रखने पर इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाना चाहिए शून्य के। ये यही बातें हम यहाँ पर रख देंगे। 2 दूनी कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 5a बराबर कितना 0। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 4 माइनस 6 ये -2 होगा, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, तो 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया भी है, फर्स्ट ऑप्शन आपका a इक्वल टू 2 दिया है, सेकंड ऑप्शन b इक्वल टू 5, सी ऑप्शन आपका दिया है 2/5, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और डी ऑप्शन 5/2 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -5,6 बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में है। अब देखिए चतुर्थांश के बारे में पूछा गया है, तो चतुर्थांश में देखिए इसमें क्या होता है, हम प्लस माइनस के बेस पे हम समझ जाएंगे कि किस चतुर्थांश में है। कैसे चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ठीक है, इसी बोलते हैं। देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश है, तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, क्योंकि ये आपका x इधर पॉजिटिव होता है प्लस, ये कैसा होता है प्लस, ये x कैसा होता है, ये भी x है लेकिन ये माइनस साइड है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु होता है आपको पता होगा, ठीक है। और ये y वाला है, y कैसा प्लस वाला, ये y कैसा माइनस, इसी को आप x डैश में लिखते हैं, y डैश, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, मूल बिंदु के अपर साइड क्या होगा पॉजिटिव y का, और नीचे क्या होगा निगेटिव। तो दैट मींस अगर ये वाला देखेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा प्लस प्लस, ये आपका माइनस, पहले x को देखते हैं, तो माइनस और फिर क्या होगा प्लस, तो ये आपका कैसा होगा माइनस प्लस, इधर आप माइनस अगेन माइनस, तो ये कौन सा चतुर्थांश है माइनस माइनस वाला।
और ये कैसा है, x के लिए प्लस, तो दैट मीन्स प्लस, और दूसरा क्या है माइनस। अब देखिए आपसे पूछा गया -5,6, -5,6 किस चतुर्थांश में, तो देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है फर्स्ट पार्ट ये x के लिए होता है, सेकंड पार्ट किसके लिए होता है y। तो x की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए आपको x के लिए किधर ऋणात्मक आना पड़ेगा, माइनस है ना, क्योंकि -5 है तो ऋणात्मक मतलब इस साइड आएंगे, और y पॉजिटिव है दैट मींस y के लिए अपर साइड जाना पड़ेगा, तो यहां से 6 पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो 6 पॉइंट कहने मतलब इस एरिया में कहीं आएंगे, तो ये एरिया कौन सा है माइनस प्लस, तो वैसे भी माइनस एंड प्लस में वैल्यू दिया है, तो ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ, तो दैट मींस ये किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय या सेकेंड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश। तो जो ऑप्शन होगा द्वितीय चतुर्थांश। अब जैसे कि इसमें दिया है बी ऑप्शन द्वितीय, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिस हो गया था, वो है बहुपद, बहुपद की, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 8, ये 8 नंबर है, उसके बाद आपने 7 मिस किया था, तो 7 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शून्य। देखिए ये तो हम ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बाय द वे ये 1 नंबर का अगर अतलगुत्तीय में आएगा तो आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप लिख के सॉल्व करना सीख जाइए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी करके ऑप्शन अपना टिक करेंगे, तो आपको सॉल्व करना, राइटिंग करना भी आना चाहिए, ठीक है, इसी बात को हम आपको बताना चाह रहे हैं। बहुपद के शून्य, देखिए तो बहुपद इसको भी आप हल करने का क्या मायने होगा, पहले तो आप इस बहुपद का एक नाम दे देंगे, थोड़ा सा सही रहेगा। fx = क्या है, x² - 5x + 6 लिखिएगा। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, बहुपद के शून्य, कोई भी बहुपद हो, द्विघात त्रिघात जैसा भी हो, शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा यही प्रोसेस करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आप इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, fx = 0 रखने पर या करने पर, ये शून्य हो गया, तो शून्य हो गया तो आप ऐसे राइट करेंगे x², क्योंकि fx का ही माना आपने किया था ना, fx बराबर कितना है, x² - 5x प्लस कितना 6, ये बराबर किसके हो गए, शून्य के। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके, देखिए यहां पर कैसे ब्रेक करते हैं, यहां पर a की वैल्यू, क्योंकि ax² होता है तो a की वैल्यू यहां पर कितना होता है 1 a की और c की क्या होते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो a एंड c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा 1 × 6 कितना होगा 6, मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्योंकि ये कैसा 6 आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस आएगा, तो आपको इतना ध्यान में हो जाना चाहिए कि अगर प्लस आता है तो इसका मतलब जो ये मिड टर्म में जो 5 दिख रहा है या -5 दिख रहा है, ये कैसे बनेगा, ऐड करके। कैसे, पहले 6 को आप ब्रेक करिए, तो 6 को ऐसा ब्रेक करिए कि ऐड करने पर कितना मिल जाए 5, तो हमको पता है कि 6 को 2 × 3 में ब्रेक करेंगे, 2 × 3 = 6 एंड 2 + 3 = कितना होगा 5। अब देखिए 2 + 3 आपका 5 होगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे -5 है, तो -5 है तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, -2 -3 इसका रिजल्ट क्या होगा -5, क्योंकि प्लस प्लस भी जुड़ के कितना होता है 5, माइनस माइनस भी जुड़ के कितना होता है 5, बशर्ते बस यहाँ पर +5 आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा -5। तो फिलहाल यहाँ पर -5 है, तो आपको जोड़ के क्या बनाना है -5 ही बनाना, तो आप इसको ब्रेक करेंगे, x² - 2x - 3x + 6 = क्या होगा 0। अब देखिए दो का पद को एक सेट बना लेते हैं और उनमें कॉमन लेते हैं, कैसे, x इसमें से कॉमन होगा तो x - 2, यहाँ पर देखिए। और एक बात और है, जो इस बॉक्स में बना है या इस ब्रैकेट के अंदर वही सेम यहाँ पर भी बनेगा, तो सेम बनेगा, तो क्या बना है इस ब्रैकेट में, पहला टर्म x है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या बचेगा x बचने के लिए आप क्या कॉमन लेंगे -3 कॉमन लेंगे, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और देखिए सेम टू सेम बन गया, x - 2 यहाँ भी, x - 2 यहाँ भी। अब देखिए अभी तक यहाँ पर 4 पद हो गए, यहाँ पहले 3 पद थे, प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। अब यहाँ पर हमने ब्रेक किया तो 2 पद और, मतलब एक पद के बजाय एक पद और एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब 4। अब यहाँ पर कितने पद हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, प्लस माइनस से पद अलग होते हैं, ये पहले भी बताया गया है। तो x - 2 यहाँ पर है, x - 2 यहाँ पर, दोनों पदों में x - 2 है, तो अब x - 2 कॉमन लीजिए, x - 3 बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्योंकि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या है 0 के बराबर है। इसका मतलब
दो नंबर्स के मल्टीप्लाई का रिजल्ट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उन नंबरों में से या तो कम से कम एक जीरो हो, मतलब या तो ये वाली संख्या जीरो हो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने पर ही रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि 3 × 5 ये कभी जीरो नहीं हो सकता, या 3 × 1/3 कभी जीरो नहीं हो सकता, -2 × 1/5 कभी संख्याओं का जो जीरो के अलावा है इनका रिजल्ट कभी जीरो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जीरो तभी आएगा जब या तो इसकी वैल्यू जीरो हो या इसकी वैल्यू जीरो हो या दोनों की वैल्यू क्या हो, जीरो, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। यही बात है, हम करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लिखते हैं यदि x - 2 = 0, तो यहां पर x = क्या आ जाएगा, -2 उधर साइड जाएगा तो x = 2, और यदि x - 3 = 0 होगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3। दैट मीन्स आपके यहां पर दो शून्यक होंगे इस द्विघात बहुपद का, और दोनों शून्य के मान कितने आ गए, एक का 2 और दूसरे का 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप, वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चाप की लंबाई निकालना है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कुछ थीटा कोण बनता है त्रिज्यखंड के द्वारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। वो क्या होगा, देखिए जैसे एक वृत्त है तो आपने वृत्त की परिधि पढ़ी होगी और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि एक तरीके से वृत्त की जो चारों तरफ की माप होती है, ये जो जा रही है आउटर बाउंड्री, इसका माप होता है, और वो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr। दैट मीन्स पूरा कंप्लीट परिधि, मतलब यहां से आप स्टार्ट करिए, पूरा आप इसको मेजर कर लीजिए, ये कितना होगा, 2πr। ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल की बात है। क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त बनाने पे जितना क्षेत्र ऑक्युपाई करे या जितना क्षेत्र घेरता है वो क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वो होता है πr²। अब देखिए, जब पूरे परिधि की बात होगी, पूरे परिधि की बात होगी तो वो होता है 2πr। जब पूरे क्षेत्रफल की बात होगी तो वो कितना होगा, πr²। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जैसे कि त्रिज्या के द्वारा, भाई भी ये त्रिज्या मिलाया गया, ये त्रिज्या मिलाया गया। अब देखिए, जब पूरा की बात हुआ था तो पूरा यहां से लेके यहां तक कवर करेंगे तो ये कितना कोण हो जाता है, पूरा 360 डिग्री। लेकिन जब दो त्रिज्या ऐसे खींची गई तो यहां कुछ कोण बनता है, थीटा। अच्छा, जरा आप देखिए, थीटा का क्षेत्रफल से कुछ रिलेशन है क्या? आप यहां पर देखिए, थीटा भी इतना बन रहा था, क्षेत्रफल भी कितना कवर हो रहा है, इतना। थीटा और बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल कितना कवर होगा, इतना। कहने मतलब यह थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन त्रिज्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया या घेरा गया क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और यही थीटा बढ़ाते बढ़ाते पूरा यहां से लेके आप पूरा राउंड कर दीजिए, ये पूरा 360 हो जाएगा थीटा, और ये जब 360 हो जाएगा तो पूरा आपका वृत्त का क्षेत्रफल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखोगे, जब हम चाप की बात करते हैं, चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या कहलाता है, एक तरीके से वृत्त का चाप होता है। तो ये यहां से यहां तक चाप है। अब यहां पर भी आप देखोगे सेम बात होगी, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस चाप की लंबाई भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो, थीटा अभी पहले यहां था, अब थीटा यहां हो गया, तो थीटा यहां हो गया तो चाप की लंबाई भी तो यहां से बढ़ के कहां तक, अब यहां से यहां तक तो होगी चाप की लंबाई। कहने मतलब चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो चाहे उसका परिधि हो, दोनों थीटा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कहने मतलब आप इसको राइट करिए। आपके चाप के बारे में पूछा गया तो आप देखिए क्या होता है, चाप की लंबाई। यहां पर आपको क्या क्या बातें दिए गया है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या आपको a दिया है, त्रिज्या बराबर a, और आपको क्या दिया गया है, त्रिज्या a तथा इसका एक चाप, ये वाला चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो कोण आपको दिया गया है थीटा, कोण बराबर थीटा। तो आपसे पूछा गया है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई L बराबर होगा, जैसे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, तो ऐसे चाप की लंबाई L बराबर होगा θ/360। चाप की बात है तो चाप जो है परिधि का ही तो भाग है, तो पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr, लेकिन r के प्लेस पे यहाँ पे त्रिज्या कितना गिवन है, a, तो θ/360 2πa। यही आंसर है शायद इसमें दिया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन πa × θ/360, दूसरा ऑप्शन दिया गया है
2πa गुणे थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। सी ऑप्शन दिया गया है पाई ए डिवाइड बाई 2 गुणे थीटा बटे 360, और डी ऑप्शन है 2πa स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 2πa थीटा बटे 360, दैट मीन्स यही ऑप्शन आपका सही है। तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ बस खाली आगे पीछे लिखा गया है, ये थीटा बटे 360 मेरा स्टार्टिंग में है, यहाँ पर लास्ट में लिखा गया, बाकी 2πa। देखिए कभी कभी हो सकता है इसी ऑप्शन को ऐसे भी राइट करके दिया जा सकता है, क्योंकि 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बटे 180 पाई ए, यह भी ऑप्शन हो सकता था। अगर इसके प्लेस पे ये ऑप्शन रहता तो इसको भी आप क्या करते, टिक कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो क्या हैं, समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण AB, देखिए त्रिभुज एबीसी गिवन है और एक त्रिभुज है डीईएफ, ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप का चिन्ह ये होता है, एक समरूप होता है, एक सर्वांग समता होती है, सर्वांग समता का साइन ये होती है। ठीक है, समता में दो इक्वल के साथ इस टाइप का साइन लगता है और समरूपता में ये साइन, केवल इसमें इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए चाहे सर्वांग समता की बात किया जाए चाहे समरूपता की बात किया जाए, जो ये त्रिभुज के शीर्ष वर्टेक्स जो लिखे गए हैं ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का डी ई एफ, त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएं, ये सारी बातें आपको पता होगा, 3 कोण, ठीक है, 3 अंतःकोण, ये सारी बातें होती हैं। तो ए बी सी और डी ई एफ, चाहे समरूपता की बात की जाए चाहे सर्वांग समता की बात की, ये सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। वैसे तो आप त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ए बी सी है, अगर त्रिभुज की बात केवल की जाए तो चाहे आप त्रिभुज ए बी सी बोलिए, चाहे इसी त्रिभुज को सी बी ए बोलिए, चाहे इसी त्रिभुज को आप ए सी बी बोलिए, ठीक है, किसी भी मैनर में बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब समरूपता या सर्वांग समता की बात की जाएगी तो जिस क्रम में दिया गया है इनका, ये क्रम बहुत मायने रखता है। ये क्रम ही बताता है कि कौन सा शीर्ष या कौन सी भुजा किसके संगत है। जैसे यहां पर फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, ए, इसके इस वाले त्रिभुज के फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया है, डी। तो कहने वाला इस त्रिभुज का ए वाला शीर्ष इस त्रिभुज पे डी वाले शीर्ष के क्या है, संगत है। संगत कहने मतलब इस पे अगर ए पर जहां पर कोण जितना बन रहा होगा वही दूसरे वाले त्रिभुज में कहां पर बन रहा होगा, अगर मान लो यहां डी दिया है तो यहां पर बनेगा डी ई एफ। ठीक है, क्रम ये चित्र बनने में कुछ भी हो सकता है। अगर ए है तो कहने वाले यहां बता रहा है कि ए पर इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज में किसके बराबर होगा, डी के। तो मतलब यहां वाला कोण किसके बराबर होगा, यहां पर, क्योंकि ए इधर है डी इधर है। इसी तरह बी पे बढ़ने वाला कोण किसके इक्वल होगा, ई पर, क्योंकि यहां पर भी बीच में बी है, यहां पर बीच में क्या है, ई है। तो बी किसके बराबर होगा, इसके, मतलब ये वाला कोण यहां पर बराबर होगा। और साथ साथ सी वाला किसके, एफ, यहां पर। ठीक है, ये सीक्वेंस के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोण कहां पे संगत होगा, कहां पे बराबर है। फिलहाल चलिए ठीक है, इसी तरह भुजा की भी बात करें। देखिए अगर हम यहाँ पर ए बी भुजा बोलेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डीई। अगर यहाँ पर बी सी भुजा बोलेंगे तो यहाँ पर क्या कौन सी भुजा कहेंगे, ई एफ। अगर यहाँ पर हम सी ए भुजा बोलेंगे तो यहाँ पे कौन भुजा बोलेंगे, एफ डी। अब देखिए चाहे एफ डी बोलिए चाहे डी एफ बोलिए, भुजा के नाप के हिसाब से एफ डी या डी एफ इक्वल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सी ए ले रहे हैं तो यहाँ से ई डी मत लीजिएगा, क्योंकि सी कहाँ से उठा रहे हैं, बी लास्ट से, और ए कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट होगा। अब उस लास्ट और फर्स्ट को चाहे तो सी ए बोलिए चाहे ए सी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ सी ए है तो सी ए ही रहना चाहिए, भले ही उसको चाहे ए सी आप राइट कर दीजिए भुजा के लिए। लेकिन हाँ समरूपता में क्रम आप बिल्कुल क्लियर राइट करेंगे। तो देखिए इसी बेस पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, दो त्रिभुज आपको समरूप दिए हैं, ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। इसके साथ साथ आपको गिवन है कोण ए कितना है, 45 डिग्री। कोण ए 45 है, कोण ई कितना है, 56 डिग्री। तो आपको कोण सी बताना है। देखिए कोण सी यहां पर ये दिख रहा है ना सी, ठीक है। इसमें क्या देखिए, इस त्रिभुज का देखा जाए तो ए बी सी में 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष में एक शीर्ष का कोण यहां पर दिया है ए का, और सी का पूछा गया है। कहने मतलब ए का दिया है, सी का पूछा। अगर हमको किसी तरह से बी वाला कोण पता चल जाए तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से फार्मूला लगा के
हम सी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर बी नहीं दिया, लेकिन आप देखोगे कि ई की वैल्यू दिया गया है, जो कि दूसरे त्रिभुज का कोण है। अभी हमने आपको बताया था समरूपता में क्या होता है, जो ये क्रम दिया है तो उनके हिसाब से ये वाला ए शीर्ष पे बनने वाला कोण डी पे बराबर होगा, बी पे बनने वाला कोण किसके बराबर होगा, ई पे। तो कहने मतलब आपको दिया है क्योंकि कोण ई कितना है 56 अंश, इसलिए कोण बी भी किसके बराबर होगा, क्योंकि ई बीच में है तो बी बीच में है, तो कोण बी बराबर कोण ई, और ये भी कितना होगा 56 अंश। ठीक है, समरूपता से, क्योंकि समरूपता है ही है, इसी समरूपता के नियम से हो जाता है। ठीक है, तो कोण भी कितना आ गया 56। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में अगर देखेंगे तो हमको ए दिया ही था, ये है, बी आपने ज्ञात कर लिया, सी आप निकाल सकते हैं। कैसे, अब चूंकि ये भी बात पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। देखिए मैं प्रॉपर इसलिए राइट करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब ये प्रश्न हल करने को होगा तो आप इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, बाकी तो समझने के समझ में आ जाता है कि ये आप जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, लेकिन आप कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। तो कोण ए की वैल्यू कितनी है 45, कोण बी अभी आपने ज्ञात किया कितना 56, और कोण सी आपको ज्ञात ही करना है, तो कोण सी बराबर कितना होगा 180। अब देखिए 45 56 ये मिला के कितना हो जाएगा 101 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर कितना 180। तो कहने वाला कोण सी का वैल्यू क्या आएगा, कोण सी 101 को आप उस साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 101, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया आ जाएगा कितना 79 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन में 79 डिग्री दिया होगा तो उसको आप टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a आपको बताना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos a बराबर 5/13, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कहने मतलब जैसे cos a, ये पहली बात एक समकोण त्रिभुज के लिए सारी बातें दी रहती हैं। cos a बराबर कितना है 5/13, तो आप पहले एक त्रिभुज बना लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये ए है बी सी। अब देखिए एक ही बात हो रही है, मतलब यहाँ वाला कोण की बात हो, मतलब ये इस वाले कोण के सापेक्ष देखा जा रहा है। देखिए पहली बात तो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको क्या बोलते हैं cos है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए अनुपात क्यों है, क्योंकि cos जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण, आपने पढ़ा भी होगा। cos बराबर क्या आधार बटे कर्ण, साइन बराबर क्या लंब बटे कर्ण, मतलब साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर, tan थीटा लंब बटे आधार के बराबर। इसी तरह अपोजिट कर देंगे सेक के तो कर्ण बटा, फिलहाल आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार आप देखिए 5, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, और आपको पूछा क्या गया है tan a की वैल्यू। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कौन कौन से, साइन a, cos a, tan a, cot a और sec a, cosec a। ठीक है, ये 6 होते हैं। ठीक है 3, हाँ हो गया ना 6, तो ठीक है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्वेश्चन क्या होता है कि किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को देख के आपको चाहे एक और पूछ लिया जाए या हो सकता है 5 भी पूछा जा सकता है। कहने वाला एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता है, हम सारी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्योंकि सभी क्या होता है, ये देखिए लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, ये लंब बटा आधार, ये आपका क्या होगा आधार बटा लंब, ये क्या होगा कर्ण बटा आधार, ये क्या होगा कर्ण बटा लंब। तो कहने वाला अगर आपको आधार पता है कर्ण पता तो आप पाइथागोरस लगा के लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय से क्या होगा बीसी इक्वल टू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एसी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कर्ण का वर्ग क्या होती है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप ऐसे भी ले सकते हो कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो वही हम करने जा रहे हैं, कर्ण का वर्ग दैट मीन्स एसी का वर्ग माइनस आधार ए बी का वर्ग। अब देखिए एसी आपको गिवन ही है 13 स्क्वायर, आधार कितना है ए बी 5 स्क्वायर, 169 5 25, तो ये कुल मिला के आपका BC बराबर, ये आप सब्ट्रैक्ट करें तो 144 आएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा
स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है तो आप नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। तो BC बराबर क्या होगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। कहने वाले इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपसे क्या पूछा गया tan A, क्या पूछा गया है tan A, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी है अभी निकाला है 12, आधार की वैल्यू कितनी है 5। देखिए ये एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात में ध्यान रखेंगे A के हिसाब से हमारा, क्योंकि देखिए ये एक मैंने बताया समकोण त्रिभुज के लिए होता है, तो समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री के सामने वाला तो भुजा कर्ण हो जाती है, ये तो फैक्ट है। बाकी एक आधार बनता है एक लंब बनता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो ये कोण डिसाइड करता है। क्योंकि अभी हम किस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं A, तो जिस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं तो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या बनती है लंब, और उस कोण से लगी हुई दूसरी भुजा, क्योंकि एक भुजा तो कर्ण है, दूसरी भुजा कौन होगा आधार। क्लियर है। अगर हम इस कोण के sin C की बात होती, tan C की बात होती, तब हम ये इस कोण के सापेक्ष सारा चीज देखते हैं। तो इस कोण के सापेक्ष सब कुछ, तो देखो कर्ण तो सेम रहेगा क्योंकि 90 अंश तब भी यही है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी होगी कर्ण, बट कौन बदल जाएगा, लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब इस कोण के सापेक्ष देखें तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी आपने इस कोण के सापेक्ष देखा तो इससे ये आधार होगा वो लंब होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यदि cos थीटा बराबर 1, यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे लगाओगे आप, यदि cos थीटा बराबर 1 तो आपको बताना है tan थीटा, तो tan थीटा। देखिए cos थीटा बराबर 1, तो हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी आपके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, एक दिन मैं इसकी अलग से क्लास लेके बता दूंगा आपको ये पूरा टेबल कैसे याद करना है। बाकी अभी हम देख लेते हैं कि cos थीटा अगर आपको 1 दिया है, क्योंकि cos थीटा आपको 1 दिया है, तो 1 cos में किस डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos में आप देखेंगे 1 किसका होता है cos 0 डिग्री, तो 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहां पर आप तुलना करने पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री, लिखेंगे यहां पर तुलना करने पर, तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ गया 0। अब जब थीटा पता है तो आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, अतः tan थीटा क्या होगा tan थीटा, तो थीटा बराबर 0 आया ना, तो tan 0 डिग्री का भी मान कितना होगा, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, इस बेस पे ये हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो भी है बी ऑप्शन 0 दिया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका एक तो ये फार्मूला भी होता है, किसका फार्मूला होता है sin 2a का, लेकिन हम चूंकि 9th के सिलेबस पुराने सिलेबस में था बहुत साल पहले की बुक, लेकिन आपके सिलेबस में ये फार्मूले अब सब नहीं रह गए हैं, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं ये फार्मूला होता है sin 2a का। तो sin 2a का जो फार्मूला था वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। देखिए इसी फार्मूले के पैटर्न में जैसे यहाँ पर 2 tan है तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस यहाँ भी है tan स्क्वायर a, कहने मतलब a के प्लेस पे अगर 30 डिग्री यहाँ पर राइट करते तो ये सेम वही चीज है। तो लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला का यूज करके तो आप तो सीधे बता सकते थे, क्योंकि a बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है 30 डिग्री, तो आप सीधे इसको क्या कर सकते थे sin 2 into 30 दैट मीन sin 60 डिग्री, कितना आ जाता है sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये तो आंसर ऐसे आ जाता, लेकिन हमको ऐसे नहीं फाइंड करना है, हमको इसको हल करके, क्योंकि हमको tan 30 और tan 30 का वैल्यू पता है वही पुट करेंगे। तो कैसे पुट करोगे, आप राइट करेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं राइट है तो इसका मतलब 2 और tan 30 के बीच कैसा है मल्टीप्लाई है,
तो 2 tan 30 दैट मीन 2 इंटू 1/√3। यहाँ पर आप राइट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट राइट करिए, 2 इंटू यहाँ पर राइट करिए 2 इंटू 1/√3, तो 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2/√3, ये तो ऊपर आ गया है न्यूमरेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। इसको आप हल कर लीजिए, तो 2 अब देखिए एक लाइन और पहले राइट कर लेते हैं, 2/√3, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 प्लस 1 4/3। अब आप इसको नॉर्मली राइट करेंगे, ये डिवाइड है तो ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर दीजिए, 2/√3 इंटू मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4/3 है, तो इसको क्या राइट कर देते हैं 3/4। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, और ये जो 3 है, 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3। इसको आप चाहो तो अगली लाइन में राइट करके, यहाँ पर 1 बचा है √3, इस 3 को √3 इंटू √3 राइट करेंगे और डिवाइड बाई कितना 2, तो √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा √3/2। क्लियर। चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। क्या दिया है tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है अल्फा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो इसमें आपको फाइंड करना है अल्फा इक्वल टू क्या, मतलब अल्फा की वैल्यू, अल्फा दैट मीन्स अल्फा एक कोण का मान होगा, ये डिग्री में आएगा, कितना आएगा डिग्री, tan के बाद sin के बाद जो भी लिखा रहता है वो कोण होता है डिग्री, इसकी वैल्यू डिग्री में आएगी, या तो डिग्री में आएगी या फिर रेडियन में भी बता सकते हैं, उसको आगे देखेंगे। तो tan अल्फा बराबर sin अल्फा, देखिए अब आपको पता होना चाहिए tan जो है sin और cos के रूप में भी रिप्रेजेंट हो जाता है, कैसे tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा बटे क्या होती है cos अल्फा बराबर sin अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझने के लिए चाहो तो डिवाइड में 1, ये sin अल्फा इधर है, ये sin अल्फा इधर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कहने वाला cos अल्फा कैंसिल होने मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा और बराबर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, cos अल्फा इक्वल टू 1, तो 1 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos 0 डिग्री की, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आप यहां पर भी देखिए, यहां पर कैंसिल नहीं करेंगे, यहां पर लिखते हैं तुलना करने पर, कैसे तुलना करने पर, क्योंकि दोनों तरफ cos cos है, अल्फा के प्लेस पे क्या आ रहा है 0 डिग्री, इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, केंद्र पर 60 अंश का, त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र से परिध तक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है त्रिज्या, ये 6 है, लेकिन त्रिज्य खंड बन रहा है, त्रिज्य खंड कैसे बनता है दो त्रिज्याओं के द्वारा, और दो त्रिज्या है, मतलब एक त्रिज्या ये है एक त्रिज्या, मतलब ये दोनों त्रिज्या की लंबाई एक ही होगी, क्योंकि त्रिज्या तो वृत्त की एक ही होती है 6 सेंटीमीटर, और इससे इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, देखो ये त्रिज्या डाली गई, ये जाके एक त्रिज्य खंड बना रहा है, और ये त्रिज्य खंड का कोण क्या है थीटा, और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, सीधे 60 डिग्री जी, कितना है 60 डिग्री। तो आपको बताना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड ये वाला एक पूरा इतना पोर्शन क्या का लगा, देखिए दो त्रिज्य खंड बनाए, तो ये दीर्घ ये लघु, तो लघु त्रिज्य खंड का कोण थीटा ये बराबर कितना है 60 डिग्री। अभी आपने कुछ देर पहले भी बताया था कि ये थीटा पर ही निर्भर करता है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा और बढ़ा दीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, थीटा कम कर दीजिए तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, थीटा को पूरा ले जाइए 360 डिग्री तो पूरा वृत्त कवर हो जाएगा, और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, जब कोण थीटा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या होती है थीटा बटे 360, क्योंकि थीटा अगर 360 बटे 360 पूरा हो जाए तो पाई आर स्क्वायर, अदरवाइज थीटा जितना कम होगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा उतना ही कम आएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री,
360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई। अब देखिए यहाँ पर पाई में अगर मे बी ऑप्शन अगर आपको दिया होगा तो पाई में ही, हाँ पाई में ही दिया है, तो आप पाई को पाई ही रहने दीजिए, इसका वैल्यू मत पुट करिए। आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, तो दैट मीन 6 इंटू 6। अब देखिए 60 से ये कैंसिल होकर कितना आएगा 6, 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के कितना बचेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको सारा वैल्यू गिवन है, तो इसलिए क्षेत्रफल में कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए ये तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 14, यहां पर 15। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घन, ठीक है, दो घनों a सेंटीमीटर मतलब घन, तो घन एक होती है घनाभ। घन और घनाभ क्या होती है, घन मतलब एक तरीके से जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हैं, ठीक है, और शेष पे कितना अंश का कोण हो 90 अंश का, ये एक तरीके से 3D फिगर होता है और बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे घन। और इसी में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर कोई श्योरिटी ना है कि बराबर है कि नहीं है, तो वो क्या होंगे घनाभ, ठीक है। तो घन था, और कैसे घन थे, दो घन थे और उनके संलग्न फल, दैट मीन्स ये कुछ इस टाइप से, मान लीजिए दो घन, एक घन ये रहा होगा, ठीक है, ऐसे ये एक घन है। तो इसमें क्या आ रहा है कि एक घन और लिया गया, एक घन क्या हो गया और लिया गया, और इनके संलग्न फलकों को मिला दिया, मतलब एक घन ये था एक घन ये, दोनों को आपस में इसे चिपका दिया गया। तो चिपकाने के बाद क्या हो रहा है, चिपकाने के बाद आपसे ये, अब आप खुद ही देखिए, दो घन अगर आपस में चिपका दिए तो कैसा आकार ले लेगा घन आपका, क्योंकि अभी जब घन था तो इसकी लंबाई चौड़ाई और मान लो गहराई, ये गहराई है, ये गहराई तीनों चीज क्या थी बराबर थी, तो ये घन था, ये भी एक घन था। लेकिन अब इनको आपस में संलग्न फलक, मतलब एक फलक इसका एक फलक इसका, दोनों का फलक मतलब वही सरफेस सतह, इन दोनों को आपस में लगा दिया गया, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि अभी तक ये बराबर था, ये भी बराबर था, ये भी बराबर। अब क्या होगा कि ये चीज अब डिफरेंट कर जाएगी, क्योंकि दो फलक मिलके दोनों लंबाई क्या होगी इसकी कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि ये पहले ए था, ये भी कितना है ए, और ये भी कितना है ए, मतलब लंबाई चौड़ाई और मान लो ऊंचाई, ये तीनों कितना है ए। लेकिन अब के केस में क्या होगा, जब ये चिपक जाएगा तो ये लंबाई ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। बाकी ये डायमेंशन वही रहेगा, मान लीजिए गहराई वही रहेगी और ऊंचाई क्या है वही रहेगा। तो कुल मिलाकर आपसे इसमें पूछा गया है बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखिएगा चूंकि घन की भुजाएं कितना दिया गया है ए सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, ए सेंटीमीटर, इसलिए आप लिखिएगा, इसलिए संलग्न फलकों को मिलाने पर, संलग्न फलकों को मिलाने पर, अब देखिए उसमें तो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर थी मिलाने पर, लेकिन अब मिला दिया जाएगा कि ये मिलाने पर बनने वाले, क्या लिखेंगे, मिलाने पर बनने वाले घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी देखा ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा 2a, बाकी चौड़ाई वही रहेगी ए के बराबर, ऊंचाई कितनी रहेगी वो भी ए के बराबर, यहां पर आप सेंटीमीटर राइट कर देंगे सब में, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो ब्रैकेट में, अब इसको आप L बोल दीजिए, इसको चौड़ाई B बोल दीजिए, इसको ऊंचाई H बोल दीजिए, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखेंगे, मान लीजिए आप जिस कमरे में रहते हैं उसी कमरे को एज्यूम करिए, तो कमरे को एज्यूम करेंगे तो मान लीजिए कमरे के फर्श, तो कमरे के फर्श में एक डायमेंशन क्या होती है लंबाई और दूसरा क्या होता है चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई करेंगे तो इस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। सेम मैनर में आप जितना फर्श होगा उतना ही छत होगा, तो इसलिए लंबाई चौड़ाई की क्या करते हैं दुगना, क्योंकि दो देखिए सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, दो का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, दो का मल्टीप्लाई ऊंचाई और लंबाई में भी होगा।
तो दो दो फेस बिल्कुल सेम होते हैं कमरे में। आप देखेंगे दो दीवार, अगर आपका कमरा घनाभ के आकार का है तो दो दीवार सेम होगा और दो दीवार सेम होंगे, मतलब इधर की दीवार और इसके पीछे की दीवार दोनों सेम होंगे और बगल की दीवार दोनों सेम होंगे। सेम होने का मतलब जितना इसका पृष्ठ होगा उतना ही इधर भी होगा, जितना इसका होगा उतना इसके पीछे वाले का होगा, और जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा। तो इसीलिए 2L इंटू बी, तो हर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसका डबल करते हैं। जैसे नीचे के पृष्ठ निकाले डबल कर दिए, इस वाले पृष्ठ का निकाले उसका डबल कर दिए, इस वाले पृष्ठ का निकाले डबल। तो कुल मिला के आप यही कर लीजिए 2L, L मतलब कितना हो गया लंबाई 2A, B कितना है A, BH, B और H A गुणे A, ठीक, और प्लस H गुणे L, तो H कितना है A, L कितना है 2A। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए, 2A स्क्वायर प्लस A इंटू ए स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो अंदर आप ऐड करेंगे 2A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, दैट मीन्स 5A स्क्वायर, और 5A स्क्वायर का अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 10A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल है स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है क्योंकि क्षेत्रफल में दो डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई भी हो सकता है, चौड़ाई ऊंचाई भी हो सकता है, ऊंचाई लंबाई भी हो सकता है, कहने मतलब टू डायमेंशन हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, दैट मींस सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साड़ी का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है? साड़ी का माध्य। एक देखिए साड़ी दी गई है, साड़ी का माध्य आपको निकालना है। तो साड़ी ऐसे दी गई है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता दैट मींस फ्रीक्वेंसी। यहां पर एक रो में आपको दिया गया है वर्ग अंतराल की बात की गई है, और इसके बाद यहां पर बारंबारता, बारंबारता इसी को फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं, और ये तो वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल में कितने? 4, 0, एक और बना लीजिए, 0 to 10, उसके बाद आपका 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 4 5 4 7, 4 5 4 7। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए माध्य ज्ञात करना है। बारंबारता दी है, जब नॉर्मली रहता था तो आप क्या करते थे, बारंबारता वर्ग अंतराल का मतलब कहने का मतलब इसकी निचली सीमा भी है, ऊपरी, मतलब ये 0 से 10 के बीच में। अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स की बात हो रही है तो 0 से 10 नंबर्स पाने वाले कितने लोग हैं? 4। 10 to 20 में कौन कौन बिलोंग कर रहा है? 5%। इसमें कितना बिलोंग कर रहा है? 4। देखिए अगर कोई फिक्स वैल्यू होती तब तो आप इसका, क्योंकि माध्य निकालने का मतलब क्या होता है? माध्य क्या होता है? सभी नंबर्स का योग। अभी इतने के बीच में नंबर 4 लोग पाए हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि वो एग्जैक्ट में ये नंबर है क्या। तो इस एग्जैक्ट में नंबर को ना पता है, इसलिए हम इसका क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे तो इसका हम एक तरीके से कहते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह, इसको xi भी बोलते हैं। xi इक्वल टू क्या होता है? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। क्या होगी? निचली सीमा। हर वर्ग अंतराल में यही काम करेंगे, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। जैसे पहले वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा कितनी है? 10, निचली सीमा कितनी है? 0, डिवाइड बाय 2। 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 5। अभी वर्ग अंतराल में कर लेंगे 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 25। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक टेबल में बना लेते हैं। कैसे? ठीक है, यहां आपको वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल। ठीक है, यह आपको बारंबारता दी गई है, बारंबारता। ठीक है, यहां पर आपका वर्ग चिन्ह वाला कॉलम बन जाएगा। कौन सा? वर्ग चिन्ह। और इधर आपका बारंबारता हो ही गई। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, बारंबारता कितनी दी गई है? 4 5 4 7। वर्ग चिन्ह आपने निकाला था कैसे? ये फार्मूला लगा के। तो यहां पर कितना आएगा? 5, इधर कितना आएगा? 15, 25 एंड 35। अब देखिए कुछ नहीं करते हैं, अब तो फिक्स वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करते पता नहीं था, लेकिन अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आपको क्लियर हो गया है।
कि आप 5 इंटू 4 अब इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका x ये आपका xi है, एक तरीके से xi fi, दैट मीन xi ये fi, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 5 इंटू 4 20, इसका मल्टीप्लिकेशन 75 और यहाँ पर कितना होगा 100, इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 245, ठीक है। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं सम, सिग्मा xi fi, सिग्मा xi fi करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सम 5 5 10 5 12 14 4, उसके बाद 2 1 3 4 मतलब 440। तो आपको माध्य निकालना था, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा xi fi डिवाइड बाय सिग्मा fi। अब सिग्मा fi भी निकाल लीजिए, सिग्मा fi 7 4 11 5 16 4 20, ठीक है। अब इसको आप भाग लगा देंगे तो कितना आया है सिग्मा fi 440 डिवाइड बाय 20, ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22, कोई ऑप्शन दिया होगा 22 तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, सारणी का माध्यिका वर्ग है, क्या निकालना है माध्यिका वर्ग। एक सारणी दी गई है, इसमें भी ऐसे एक सारणी है, क्या दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, जीरो टू 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 और 20 to 25, ठीक है। बारंबारता दिया गया है f 4 है 6 है 10 है 6 है 4 है। अब देखिए आपको इसमें पूछा गया माध्यिका वर्ग बताइए, क्या बताना है माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग के लिए हम एक जो बारंबारता दी गई है ये आपका तो f है, हम एक CF फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो वो कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे टेबल बनाएंगे, से कम, जैसे यहां पर देखेंगे 5 से कम कितने 4, इसके यहां पर कितना होगा 10 से कम कितने हो जाएंगे 4 ये 6 ये 10, इस टाइप से कुछ अभी टेबल बनती है। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ये वर्ग अंतराल क्या है वर्ग अंतराल, यहां आपको दी गई है बारंबारता, या सीधे f लिखिए, f यहां पर हम फाइंड करेंगे CF, ठीक है। वर्ग अंतराल 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 और 20 to 25, f 4 है 6 है 10 है, ठीक, और कितना है 6 4। तो यहां पर आप चाहो तो लिखा है, या आप सीधे CF निकाल लीजिए, वैसे लिख सकते थे 5 से कम, क्या लिखेंगे 5 से कम, यहां क्या लिखेंगे 10 से कम, इसको एक मिनट, पांच से कम 10 से कम 15 से कम और यहां पर 20 से कम 25 से, ठीक है, से कम वाली एक टेबल। तो अब CF क्या होगी, यहां देखिए 5 से कम कितने, वही 0 से 5 तक ही इसमें आएंगे 4, 10 से कम कौन होगा 10 से कम जो 4 5 से कम हो वो तो ऑलरेडी 10 से कम है, तो मतलब 4 और 6 मिला के कितना होगा 10, और 10 और ये 10 मिला के कितना हो जाएगा 20, और 20 में फिर ये 6 मिला के कितना हो जाएगा 26, 26 में 4 मिला के कितना हो जाएगा 30, ठीक है। आपको जो माध्यिका वर्ग पूछा गया है, तो माध्यिका वर्ग के लिए फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो माध्यिका वर्ग निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपने जोड़ा कितना आया है 30, कितना आया है 30, तो एक तरीके से n बराबर 30 है, तो आप n/2 पता कर लीजिए, तो n/2 कितना होगा 15, n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो 15 है
तो 15 है तो आप क्या करेंगे, आप CF से उसको कंपेयर करेंगे। तो CF से कैसे कंपेयर किया जाता है, एक तो नियरेस्ट होना चाहिए, किसके, n/2 के नियरेस्ट होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, इस वाली वैल्यू से CF क्या हो, ग्रेटर हो। तो दैट मीन्स हम कौन सी वैल्यू लें, देखिए नियरेस्ट भी हो और CF क्या हो, इससे ग्रेटर हो। तो इससे ग्रेटर कौन सा है, देखिए यही 20 वाला है ना, ये CF, ये यही वाली वैल्यू ले। तो इससे रिलेटेड कौन सी आपकी मॉडल क्लास, हाँ मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग कौन सी मिल रही है, इससे रिलेटेड आप देखेंगे 10 to 15। तो आपको माध्यिका वर्ग बताया गया था, तो आप यही बता देंगे माध्यिका वर्ग कितना होगा, 10 से 15। माध्यिका वर्ग कितनी निकल के आएगी, 10 से 15। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार। अब देखिए 53 रविवार अधिवर्ष, पहले तो अधिवर्ष से जानते हैं क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, इसको अधिवर्ष या लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, 53 रविवार तो मतलब अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, अधिवर्ष में बराबर कितने दिन, 366 दिन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें 52 सप्ताह बनेंगे 7 दिन का, मतलब ये एक तरीके से 300, इसको आप ऐसे लिखो 364 प्लस 2 दिन, 364 प्लस 2, और 364 में कितने बन जाते हैं, 52 सप्ताह बन जाता है। तो 52 सप्ताह, ये तो आपको 52 सप्ताह में तो 7 दिन तो 52 बार आएंगे, मतलब 52 संडे आएगा, 52 मंडे आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, इस टाइप से तो 52 सब में आएगा। लेकिन बचा हुआ 2 दिन, बचा हुआ 2 दिन अगर आपको 53 रविवार लाना है, तो बचे हुए 2 दिन में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक दिन क्या होना चाहिए, रविवार होगा, तभी तो 52 रविवार और एक रविवार मिला के कितना हो जाएगा, 53। तो कहना ये 2 दिन जो बचा है एक्स्ट्रा, ये आपको डिसाइड करेगा कि हमारा 53 रविवार होगा कि नहीं होगा। वो कैसे डिसाइड करेगा, अब ये 2 दिन आप देखिए, या तो संडे मंडे हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, मंडे, या आप ऐसे, चलो ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेस, भाई संडे या मंडे होगा। अगर मान लो इसमें 2 दिन का पहला दिन संडे है तो अगला क्या होगा, मंडे। अगर मंडे है तो क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे है तो क्या होगा, वेंसडे। वेंसडे अगर पहला है तो अगला क्या होगा, थर्सडे। और थर्सडे है तो अगला क्या होगा, फ्राइडे। फ्राइडे है अगला क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। और सैटरडे है तो अगला क्या होगा, संडे। तो देखिए कुल मिला के कितने दिन, कितने कंडीशन बन रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 केसेस बन रहा है टोटल। ठीक है, 7 केसेस में हमारा कौन सा 2 केस हमारे फेवर में है, एक ये वाला देखिए सैटरडे संडे, और एक है संडे और मंडे। ठीक है, तो आपको 53 रविवार इन्हीं 2 बातों में, अगर ये वाला बात आ रही है तो, और ये वाली बात होती है तो, मतलब ये दोनों बातें आपके फेवर में होंगी। मतलब फेवर करने मतलब 53 रविवार बनाने के लिए, तो 53 रविवार, तो आप लिख दीजिएगा 53 रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता मतलब क्या होगी कि आप लिखेगा रविवार होने के अनुकूल परिस्थितियां। रविवार, इसको मैं इरेज कर देता हूं, रविवार होने के अनुकूल परिस्थितियां। कितनी परिस्थिति है हमारे रविवार के, 2। अभी आपने देखा था ना 2, कौन कौन सा, जब सैटरडे संडे हो, जब संडे मंडे हो। ठीक है, परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां कितनी थी, काउंट करके मैंने बताया था, कुल केसेस कितने बन रहा था, 7। तो लिखेंगे कुल परिस्थितियां, तो कुल परिस्थितियां आपके 7 थी, तो डिवाइड बाई 7, ऊपर कितना आ जाएगा, 2, तो 2 डिवाइड बाई 7, यही प्रायिकता आपकी निकल के आ जाएगी। क्लियर। हाँ, अब एक क्वेश्चन और दिया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए घटना जैसे निश्चित रूप से कब घटेगी, जैसे मान लीजिए कोई कॉइन है, सिक्का, सिक्के में आप उछालते हैं, नॉर्मली जो सिक्का होता है एक तरफ हेड दूसरा टेल, तो हेड और टेल, तो दोनों की प्रायिकता क्या है, चांसेस कितना, 50-50, मतलब 1/2, 1/2, हेड भी आ सकती है टेल भी आ सकती है। लेकिन उसी सिक्के को अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दें,
कि दोनों तरफ क्या कर दे, हेड, तो आप सिक्का उछालेंगे क्या होगा, तो हेड है दोनों तरफ, इसलिए सिक्के में हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, हेड। इसी को बोलते हैं कि कंप्लीट रिजल्ट, मतलब पूरी तरह से घटने की प्रायिकता। ठीक है, एक घटना निश्चित रूप से, अब निश्चित रूप से हेड आएगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हेड, मतलब हमारे फेवर में भी कितनी, कुल केस कितना है, दो, या तो हेड या तो टेल, लेकिन हमारे फेवर में चूंकि दोनों तरफ हेड कर दिए तो दोनों हमारे फेवर में आएंगे, इसलिए इसकी प्रायिकता कैंसिल, मतलब निकालेंगे कितना आएगा, एक। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास पासा, पासे में कितने सतह होते हैं, 6। अगर पासे के सभी सतह पे हम 5 लिख दें, तो 5 लिख दें, तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, जितनी बार पासा फेंकोगे हमेशा 5 ही आएगा, और 5 जब आएगा तो इसका मतलब 100% 5 आएगा, मतलब 5 प्रायिकता कितनी आएगी, प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि 5 सभी 6 सतह पे लिखे हैं, तो कुल कितनी सतह, 6, मतलब कुल सतह 6 और 6 सतह आपके 5 हैं, इसका मतलब कुल 5 आने के मतलब क्या होगा कि जिस सतह के ऊपर गिर पड़ेगा वो 5 आ जाएगा, तो 6/6 इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए सिक्के पर अगर दोनों तरफ हेड लिखा और अगर आपसे पूछा जाए टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि टेल कहीं है ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं। तो कहना प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक क्या होता है, वेरी करता है, इतने तक है, 0 से शुरू होगा 1 तक मान होगा। 1 निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता और 0 बिल्कुल ना घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो आपसे ये जो प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर आप सीधे क्या कर लेंगे, एक घटना निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता क्या लिख देंगे, 1, ऑप्शन है तो आप बता देंगे 1 होगी। ठीक है, ओके, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।